विज्ञान के इतिहास में वो पल बड़ा दिलचस्प था जब जब जॉन डाल्टन का सदियों पुराना सिद्धांत एकदम गलत साबित हो गया। बिल्कुल, मतलब ये मान लिया गया था कि परमाणु, जिसे हम एटम कहते हैं, वो अविभाज्य है, उसे और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन आज हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, परमाणु के अंदर एक पूरी रहस्यमयी दुनिया बसी है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा सीधा सा उद्देश्य ये है कि हम परमाणु की संरचना से जुड़े उन तमाम स्रोतों को खंगालें और उनमें से वो सबसे जरूरी जानकारी निकालें जो सीधे तौर पर परीक्षा के दृष्टिकोण से आम आती है। सही कहा। कोई लंबी ऐतिहासिक कहानियां नहीं, दार्शनिक बातें नहीं, सिर्फ वो ठोस तथ्य जो सीधे अंक दिलाते हैं। तो मैं कहूंगा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये अप्रोच बिल्कुल सही रहेगी। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ज्ञान का विस्तार अपनी जगह है, लेकिन जब बात मूल्यांकन की होती है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किन सिद्धांतों, मॉडल्स, उनकी कमियों और सूत्रों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। अक्सर स्रोत सामग्री में बहुत सारा अतिरिक्त विवरण होता है। हमारा काम आज उस सिग्नल को पकड़ना है जो शोर के बीच छुप जाता है। तो सबसे पहले उस बुनियादी हिस्से से शुरुआत करते हैं जिससे परमाणु का निर्माण होता है, यानी अब परमाणु कण। हाँ, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा विस्तार से डिकोड करते हैं। जब हम इन कणों की बात करते हैं तो खोजकर्ताओं के नाम अक्सर बहुविकल्पीय प्रश्नों का हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, जिसे E- के रूप में दर्शाया जाता है, उसकी खोज जे टॉमसन ने की थी। इसके बाद प्रोटॉन का नंबर आता है जिसे P+ लिखते हैं। और यहीं पर एक ऐतिहासिक तथ्य है जो सीधे काम आता है। ई गोल्डस्टीन ने 1886 में कैनाल रेज की खोज की थी, यानी धनावेशित विकिरण। एग्जैक्टली। इसी खोज ने आगे चलकर प्रोटॉन की पहचान का रास्ता साफ किया। यह एक ऐसा विवरण है जो अक्सर परीक्षा में भ्रमित करने के लिए पूछा जाता है। और जब हम इन कणों के गुणों का विश्लेषण करते हैं तो जो तुलनात्मक डेटा सबसे ज्यादा अहम हो जाता है वो है इनका द्रव्यमान और आवेश। हम सभी जानते हैं कि प्रोटॉन धनावेशित और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं, लेकिन जो बात इस जानकारी को खास बनाती है वो है इनका वजन। द्रव्यमान का अंतर। हाँ, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक होता है। 2000 गुना, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और अगर आवेश या चार्ज के परिमाण की बात करें तो प्रोटॉन पर +1 और इलेक्ट्रॉन पर -1 का आवेश माना जाता है। दोनों का परिमाण बिल्कुल बराबर है, बस प्रकृति विपरीत है। और इसी सटीक संतुलन के कारण ही एक सामान्य परमाणु विद्युत रूप से उदासीन रहता है, मतलब न्यूट्रल रहता है। सही। लेकिन इन स्रोतों में एक और महत्वपूर्ण कण का जिक्र है जो बहुत बाद में तस्वीर में आया, 1932 में, जेम्स चैडविक द्वारा। बिल्कुल। जेम्स चैडविक ने एक और अपरमाणु कण की खोज की जिसे न्यूट्रॉन कहा गया। इसे N अक्षर से दर्शाया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प ट्रिक पॉइंट छुपा है जहाँ से अक्सर बहुत ही तीखे सवाल बनते हैं। पहली बात तो ये स्पष्ट होनी चाहिए कि न्यूट्रॉन पूरी तरह से अनावेशित या न्यूट्रल होता है। उस पर कोई चार्ज नहीं होता। हाँ, और इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। लेकिन वो ट्रिक ये है कि प्रकृति में एक ऐसा विशिष्ट परमाणु मौजूद है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। वो तत्व है हाइड्रोजन। बिल्कुल। हाइड्रोजन के सामान्य परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। ये एक ऐसा अपवाद है जो किसी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र का फेवरेट होता है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। अब जब ये स्थापित हो गया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे कण मौजूद हैं, तो विज्ञान जगत के सामने अगला बड़ा सवाल ये था कि ये कण परमाणु के भीतर सजे कैसे हैं? उनकी व्यवस्था क्या है? इसे समझाने के लिए सबसे पहला मॉडल जे टॉमसन ने प्रस्तुत किया। हमारी स्रोत सामग्री इसे याद रखने का एक बहुत ही विजुअल तरीका सुझाती है। तरबूज का उदाहरण या फिर पारंपरिक क्रिसमस पुडिंग। थॉमसन का ये मॉडल समझने में बेहद आसान है। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु को एक धनावेशित गोला माना गया, ठीक वैसे ही जैसे तरबूज का लाल खाने वाला हिस्सा होता है। और इलेक्ट्रॉन उस धनावेशित गोले में तरबूज के बीजों की तरह जगह जगह धसे हुए माने गए। हाँ,
ये कल्पना उस समय के हिसाब से काफी रचनात्मक थी, लेकिन जब हम इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी कमी सामने आती है, और यही कमी मूल्यांकन का मुख्य विषय बनती है। टॉमसन का मॉडल ये तो बहुत ही स्पष्टता से समझा पाया कि परमाणु के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश मात्रा में समान होते हैं, जिसके कारण संपूर्ण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। गणितीय रूप से ये बात सही बैठ रही थी, लेकिन विज्ञान सिर्फ गणित तो है नहीं, ये प्रायोगिक परिणामों पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल। जब अन्य वैज्ञानिकों ने परमाणु संरचना को समझने के लिए प्रयोग किए तो उनके जो परिणाम निकल कर आए वो इस तरबूज वाले मॉडल से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। ये मॉडल नई खोजों की व्याख्या करने में पूरी तरह से विफल रहा। और इसी विफलता के कारण मंच तैयार हुआ अर्नेस्ट रदरफोर्ड के ऐतिहासिक अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए। स्रोत सामग्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस प्रयोग को समर्पित है। सबसे पहला सवाल जो यहां से उभरता है, रदरफोर्ड ने अपने इस प्रयोग के लिए सोने की पन्नी यानी गोल्ड फॉइल को ही क्यों चुना? इसका सीधा सा वैज्ञानिक कारण ये है कि उन्हें अपने प्रयोग के लिए एक बेहद पतली परत की आवश्यकता थी। सोना अत्यधिक आघातवर्ध्य यानी मैलिएबल होता है, और जो पन्नी इस्तेमाल की गई वो सिर्फ 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। इसके साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि ये अल्फा कण आखिर क्या होते हैं जिनकी बारिश उस सोने की पन्नी पर की गई थी। अल्फा कण मूल रूप से द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। किया जाता है, इसलिए इन कणों में बहुत उच्च मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। रदरफोर्ड ने इन उच्च ऊर्जा वाले कणों को उस बारीक सोने की पन्नी से टकराने दिया। इस प्रयोग का जो हिस्सा परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है इसके अवलोकन और निष्कर्ष। यही वो 3 निष्कर्ष है जो बार बार पूछे जाते हैं। पहला अवलोकन ये था कि तेज गति से चल रहे ज्यादातर अल्फा कण सोने की पन्नी के आर पार सीधे निकल गए बिना किसी रुकावट के। इसका सीधा और स्पष्ट वैज्ञानिक अर्थ ये निकाला गया कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग पूरी तरह से खाली है। दूसरा महत्वपूर्ण अवलोकन ये था कि कुछ अल्फा कण अपने सीधे रास्ते से बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए, यानी उनका रास्ता थोड़ा सा मुड़ गया। अब चूंकि अल्फा कण खुद धनावेशित होते हैं और वे मुड़ रहे थे, तो समान आवेशों के बीच होने वाले प्रतिकर्षण के नियम के अनुसार इसका मतलब है कि परमाणु के अंदर कोई धनावेशित जगह है जो उन्हें दूर धकेल रही है। लेकिन चूंकि ऐसे मुड़ने वाले कणों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु के अंदर का वो धनावेशित भाग बहुत ही कम जगह घेरता है, वो पूरे परमाणु में फैला हुआ नहीं है, जैसे कि टॉमसन ने सोचा था। हाँ। और तीसरा अवलोकन तो विज्ञान की दुनिया को झकझोर देने वाला था। लगभग 12,000 अल्फा कणों में से एक कण ऐसा था जो पन्नी से टकराकर ठीक उसी रास्ते पर 180 डिग्री के कोण पर वापस लौट आया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी ने एक भारी तोप का गोला एक पतले टिश्यू पेपर पर दागा हो और वो गोला टिश्यू पेपर से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आए। बिल्कुल। इस एक अविश्वसनीय घटना ने यह साबित कर दिया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश और उसका लगभग सारा का सारा द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में एक बहुत ही छोटी सी जगह पर अत्यधिक सघन रूप में केंद्रित है। इसे सघन और छोटे हिस्से को नाभिक या न्यूक्लियस का नाम दिया गया। नाभिक के आकार की तुलना परमाणु के कुल आकार से की जाए तो यह अंतर कल्पना से भी परे है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया जाता है। कल्पना की जा सकती है कि यदि संपूर्ण परमाणु एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है तो उसका नाभिक उस विशाल स्टेडियम के बिल्कुल बीचों बीच रखी एक छोटी सी कांच की गोली के बराबर होगा। रदरफोर्ड का यह मॉडल विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी छलांग था, लेकिन जैसा कि विज्ञान में हमेशा होता है, इस शानदार मॉडल में भी एक बहुत बड़ी वैचारिक खामी थी। और ये खामी भौतिक विज्ञान के स्थापित नियमों से टकरा रही थी। इस खामी को समझने के लिए शास्त्रीय भौतिकी के एक बुनियादी सिद्धांत को देखना होगा। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार कोई भी आवेशित कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन जब किसी गोलाकार कक्ष में त्वरित गति से घूमता है, यानी एक्सेलरेट होता है, हाँ, तो वो लगातार अपनी ऊर्जा का विकिरण करेगा। ऊर्जा की इस तरह लगातार बाहर निकलने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी। और ऊर्जा कम होने का सीधा सा अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है वो धीरे धीरे सिकुड़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन एक सर्पिलाकार या स्पाइरल रास्ता लेता हुआ अंततः सीधे उस धनावेशित नाभिक में जाकर गिर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा गया
तो परमाणु पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। यही वो बिंदु है जहां रदरफोर्ड का मॉडल वास्तविकता को नहीं समझा सका। अगर ये सिद्धांत सही होता तो परमाणु अत्यधिक अस्थिर होते और पदार्थ का वो स्वरूप मौजूद ही नहीं होता जिसे हम अपने आसपास देखते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि परमाणु पूरी तरह से स्थिर होते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल परमाणुओं की इस स्थिरता की वैज्ञानिक व्याख्या करने में विफल रहा। इस जटिल पहेली को सुलझाने का काम किया नील्स बोर ने। रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी कमी को दूर करने के लिए बोर ने कुछ नई और क्रांतिकारी अवधारणाएं प्रस्तुत की। नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर यूं ही किसी भी मनमानी जगह पर चक्कर नहीं लगाते हैं। वे केवल कुछ निश्चित और विशिष्ट कक्षाओं में ही चक्कर लगाने की अनुमति रखते हैं। इन खास कक्षाओं को विविक्त कक्षा या डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहा जाता है। बोर के सिद्धांत का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि जब इलेक्ट्रॉन इन विशेष कक्षाओं में घूमते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। वे अपनी ऊर्जा खोए बिना इन कक्षाओं में लगातार घूम सकते हैं, जिससे परमाणु की स्थिरता बनी रहती है। इन ऊर्जा स्तरों या कक्षाओं को आसानी से पहचानने के लिए अंग्रेजी के अक्षरों KLMN या फिर संख्याओं 1, 2, 3, 4 से दर्शाया जाता है। नाभिक के सबसे करीब वाली कक्षा K होती है, उसके बाद L और इसी क्रम में आगे। अब यहाँ से एक बहुत ही व्यवहारिक और गणना आधारित विषय शुरू होता है। इन ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है? किसी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? यह कोई रैंडम प्रक्रिया नहीं है। इसे तय करने के लिए बोर और बरी ने मिलकर कुछ बहुत ही स्पष्ट नियम दिए, जिन्हें बोर-बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। इस स्कीम का सबसे पहला और बुनियादी सूत्र है 2n², जहां n उस कक्षा की क्रम संख्या या ऊर्जा स्तर का सूचकांक है। यह एक ऐसा सूत्र है जिस पर आधारित गणनाएं बार बार पूछी जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर पहली कक्षा यानी K कोश की बात हो रही है तो n का मान 1 होगा। सूत्र में रखने पर यह 2 × 2² होगा, जिसका परिणाम 2 आता है। इसका मतलब है पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। दूसरी कक्षा L कोश के लिए n का मान 2 होगा। 2 × 2² करने पर उत्तर 8 आता है। इसी गणितीय क्रम को आगे बढ़ाते हुए M कक्षा में अधिकतम 18 और N कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इस एक सूत्र पर खत्म नहीं होती। परमाणु की स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रकृति ने 2 बहुत ही सख्त नियम और बनाए। नियम नंबर 2 ये कहता है कि किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोश या आउटरमोस्ट शेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। ये नियम इस बात से पूरी तरह स्वतंत्र है कि उस कक्षा की कुल सैद्धांतिक क्षमता कितनी है। भले ही किसी कक्षा की क्षमता 18 या 32 हो, लेकिन अगर वो उस समय सबसे बाहरी कक्षा है तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ठहर सकते। और नियम नंबर 3 इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को निर्धारित करता है। कक्षाएं हमेशा क्रमानुसार यानी अंदर से बाहर की ओर भरती हैं। जब तक भीतर वाली कक्षा अपनी पूरी क्षमता तक भर नहीं जाती, तब तक इलेक्ट्रॉन उसके ठीक बाहर वाली कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकते। ये नियम सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, बल्कि ये रसायन विज्ञान के उस व्यवहार को तय करते हैं जिसे हम तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। इन कक्षाओं और इलेक्ट्रॉनों के वितरण से जुड़ा हुआ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और अंग दिलाने वाला कॉन्सेप्ट है संयोजकता, जिसे अंग्रेजी में वैलेंसी कहा जाता है। अगर परमाणु संरचना को समझना है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए। तो स्रोत संयोजकता को कैसे परिभाषित करते हैं? बहुत ही तकनीकी लेकिन स्पष्ट शब्दों में, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की वह विशिष्ट संख्या जिसे वह परमाणु अपना अष्टक या ऑक्टेट पूरा करने के लिए साझा करता है, ग्रहण करता है या फिर पूरी तरह से त्याग देता है। अष्टक मतलब सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ, उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ब्रह्मांड का हर परमाणु स्थिर होना चाहता है और ये स्थिरता तभी आती है जब उसकी बाहरी कक्षा पूरी तरह से भरी हो। इसे कुछ विशिष्ट और बार बार पूछे जाने वाले उदाहरणों से डिकोड करते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। इन तीनों के ही सबसे बाहरी कक्ष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 8 की संख्या तक पहुंचने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से लाना बहुत अधिक ऊर्जा की मांग करता है। इसके बजाय अपना अष्टक पूरा करने या स्थिर अवस्था में आने के लिए
इनके लिए उस एक बाहरी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देना ऊर्जा के नजरिए से सबसे आसान होता है। इसलिए बिना किसी संदेह के इन तीनों तत्वों की संयोजकता एक होती है। इसी तर्क को आगे बढ़ाएं तो मैग्नीशियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उन्हें त्यागना आसान है और उसकी संयोजकता 2 हो जाती है। एल्यूमिनियम के बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी संयोजकता 3 होती है। यहाँ तक तो पैटर्न बहुत सीधा और सरल लगता है, लेकिन जो सवाल सबसे ज्यादा उलझाते हैं वे उस स्थिति से आते हैं जहां बाहरी कक्षा आधी से ज्यादा भरी होती है। स्रोत सामग्री में फ्लोरीन का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। फ्लोरीन का मामला वाकई बड़ा दिलचस्प है। फ्लोरीन की कुल परमाणु संख्या 9 है। बोर-बरी के नियम से इसका वितरण होगा पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसकी सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो पहली नजर में किसी को भी लग सकता है कि इसकी संयोजकता 7 होनी चाहिए। लेकिन यहीं पर ऊर्जा और स्थिरता का नियम अपना असली खेल दिखाता है। बिल्कुल। फ्लोरीन के लिए उन 7 इलेक्ट्रॉनों को अपने नाभिक के आकर्षण बल से दूर धकेलकर बाहर निकालना लगभग असंभव है। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी। इसके बजाय अपना अष्टक पूरा करने के लिए यानी 7 से 8 की संख्या तक पहुंचने के लिए बाहर से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेना या ग्रहण कर लेना बेहद आसान है। इसलिए हम 8 में से 7 को घटा देते हैं। 8 - 7 = 1। अतः फ्लोरीन की संयोजकता 1 मानी जाती है, 7 नहीं। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो उसके बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 - 6 = 2, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ये घटाने वाला कॉन्सेप्ट अक्सर गलतियों का कारण बनता है। चलिए अब हम इस विश्लेषण के उस आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो सीधे तौर पर संख्यात्मक प्रश्नों और परिभाषाओं का आधार बनता है। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारिक की अवधारणाएं। शुरुआत करते हैं परमाणु संख्या से, जिसे Z अक्षर से दर्शाया जाता है। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की कुल संख्या। बस इतना ही। प्रोटॉन की संख्या ही किसी तत्व की असली पहचान होती है। और दूसरी तरफ है द्रव्यमान संख्या, जिसे A से दर्शाया जाता है। ये परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का गणितीय जोड़ होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों नाभिक यानी न्यूक्लियस के निवासी होते हैं। किसी भी तत्व के संकेत को वैज्ञानिक रूप से लिखने का एक मानकीकृत तरीका है। इस तरीके में बीच में तत्व का प्रतीक लिखा जाता है, उसके ठीक नीचे बाईं ओर उसकी परमाणु संख्या यानी Z लिखी जाती है और ऊपर बाईं ओर उसकी द्रव्यमान संख्या यानी A लिखी जाती है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन के लिए बीच में N लिखकर नीचे 7 और ऊपर 14 लिखते हैं। 14 7N। ये संकेत एक ही नजर में तत्व की पूरी कुंडली बता देता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पर आते हैं, समस्थानिक। लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या A भिन्न होती है। चूंकि वे एक ही तत्व के परमाणु हैं, इसलिए उनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तो बराबर होगी। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग-अलग होने के कारण उनका कुल द्रव्यमान बदल जाता है। स्रोत में दिए गए कुछ पसंदीदा उदाहरणों पर गौर करना बहुत फायदेमंद है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रोटियम 11H, जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूटेरियम 21H, जिसमें 1 न्यूट्रॉन है, और ट्राइटियम 31H, जिसमें 2 न्यूट्रॉन हैं। इसी तरह कार्बन के 2 मुख्य समस्थानिक हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। लेकिन गणनाओं के लिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण है क्लोरीन का। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। क्लोरीन के इस उदाहरण से एक बहुत ही गहरी गणितीय गणना निकल कर आती है। किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान या एवरेज एटॉमिक मास निकालना। प्रकृति में क्लोरीन के ये दोनों समस्थानिक एक निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं। प्रयोगों से पता चला है कि क्लोरीन 35 प्रकृति में लगभग 75% पाया जाता है और क्लोरीन 37 लगभग 25% पाया जाता है। सरल शब्दों में इनका अनुपात 3:1 है। इसलिए जब आवर्त सारणी के लिए क्लोरीन का एक मानक द्रव्यमान तय करना होता है तो हम इन दोनों का एक भारित औसत निकालते हैं। इस समीकरण को हल करने का तरीका कुछ इस तरह होता है। पहले समस्थानिक का द्रव्यमान 35 गुणा उसका प्रतिशत 75/100 और उसमें जोड़ा जाता है दूसरे समस्थानिक का द्रव्यमान 37 गुणा उसका प्रतिशत 25/100। 35 गुणा 75/100 प्लस 37 गुणा 25/100। जब इस समीकरण को पूरी तरह से हल किया जाता है तो अंतिम परिणाम
35.5 U आता है। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये 35.5 U सिर्फ एक सांख्यिकीय मूल्य है। किसी भी एक अकेले क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान अंश या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। प्रकृति में आधा न्यूट्रॉन या आधा प्रोटॉन तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल, प्रकृति में मौजूद कोई भी एक अकेला क्लोरीन परमाणु या तो ठीक 35 U का होगा या ठीक 37 U का। ये 35.5 तो बस उस प्राकृतिक मिश्रण का एक गणितीय औसत है जो गणनाओं को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। समस्थानिकों की ये अवधारणा सिर्फ सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, इसके बहुत ही ठोस अनुप्रयोग भी हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। यूरेनियम के एक विशेष समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उपचार में होता है। और आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंगा या जिसे गॉइटर कहते हैं उसके अचूक इलाज में किया जाता है। समस्थानिक के ठीक विपरीत एक और वैज्ञानिक अवधारणा है, संभारिक या जिन्हें आइसोबार्स कहा जाता है। समस्थानिक में तत्व एक ही था, लेकिन समभारिक में तत्व बिल्कुल अलग-अलग होते हैं। अलग-अलग परमाणु संख्या वाले ऐसे भिन्न तत्व जिनकी कुल द्रव्यमान संख्या संयोग से एक समान होती है, उन्हें समभारिक कहा जाता है। परमाणु संख्या 20 है, यानी इसमें 20 प्रोटॉन हैं। दूसरी ओर आर्गन की परमाणु संख्या 18 है। ये दोनों पूरी तरह से अलग तत्व हैं, इनके गुण अलग हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों के ही परमाणुओं में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल योग यानी उनकी द्रव्यमान संख्या 40